नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अंतिम युद्ध। अंतिम युद्ध कथा शशि भूषण शल्, चित्रांकन दिलीप कदम, जयप्रकाश जगताप, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। पुष्पक नगर के राजा भानु प्रताप की दो लड़कियां थीं। बड़ी लड़की वाचिका बहुत तेज तर्रार और काफी क्रोधी तथा छोटी लड़की वाणिका बहुत सीधी साधी और हंसमुख थी। एक दिन वाचिका जंगल में शिकार के लिए निकली। बहुत दौड़ धूप के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला था। अचानक उसे एक जंगली हाथी दिखाई दिया। ओह, जंगली हाथी! शेर चीता न सही, क्यों न आज हाथी का ही शिकार किया जाए। गजराज से दो दो हाथ करने का मौका तो मिलेगा। और यह सोचकर वाचिका ने हाथी के मस्तक का निशाना लेकर एक तीर छोड़ दिया। अचानक तीर लगते ही जंगली हाथी जोरों से चिंघाड़ा। अभी वाचिका दूसरा तीर छोड़ पाती कि जंगली हाथी तेजी से उसकी ओर दौड़ा। वाचिका ने तीर चलाना छोड़ जल्दी से रथ को मोड़कर दूसरी दिशा में दौड़ा दिया। वह रथ को तेजी से दौड़ाकर उस हाथी की पहुंच से बहुत दूर निकल जाना चाहती थी, लेकिन जंगली हाथी ने दौड़कर उसके रथ को सूंड से उठा लिया। आह, बचाओ! जंगली हाथी ने रथ को उठाकर दूर फेंका तो उसके टुकड़े टुकड़े बिखर गए। वाचिका उठकर भागी तो हाथी ने उसे देख लिया। ओह! कुछ ही देर में जंगली हाथी उसके पास पहुंच गया। ओह! और अभी जंगली हाथी वाचिका को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठाता कि बचाओ बचाओ! एक सनसनाता हुआ भाला हाथी के मस्तक में आ घुसा। अगले ही क्षण एक युवक हाथी पर कूदा, लेकिन जंगली हाथी ने उसे आकाश में उछाल दिया। आह! ओह! युवक के नीचे गिरते ही जंगली हाथी ने उसे अपने पांव से कुचल देना चाहा, लेकिन वह विद्युत गति से पलटकर बच गया और फिर उसने जंगली हाथी को अपनी सूंड में लपेट लेने का अवसर नहीं दिया। कुछ ही देर में जंगली हाथी जमीन पर पड़ा सिसक रहा था। युवक ने सूंड को इतना मरोड़ा कि जंगली हाथी के प्राण ही निकल गए। जंगली हाथी को मारकर वह जंगली युवक राजकुमारी वाचिका के पास आया। तुमने इस जंगली हाथी को मारकर हमारे प्राण बचाए। तुम हमारे साथ नगर में चलो। हम अपने पिता महाराज भानु प्रताप से तुम्हें बहुत पुरस्कार दिलवाएंगे। नहीं राजकुमारी, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। क्या पुरस्कार नहीं चाहिए? लेकिन क्यों? युवक, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। राजकुमारी जी, मैं लांगुली कबीले का सरदार दोवारिक हूँ। दूर दूर तक फैले इस जंगल में रहने वाले सैकड़ों जंगली कबीले भी हमें ही अपना सरदार मानते हैं। लांगुली कबीले का सरदार और इतना शक्तिशाली! ऐसे शक्तिशाली युवक से ही मेरा विवाह होना चाहिए। और यह सोचकर वाचिका बोली, तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन भी हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। क्या कल फिर तुम हमसे मिलने आ सकोगे? वाचिका की बात सुनकर दोवारिक के मस्तिष्क में द्वंद्व होने लगा था। ओह, राजकुमारी इतनी सुंदर है और कल फिर मुझसे मिलना चाहती है। कहीं राजकुमारी मुझसे प्यार? क्या सोचने लगे दोवारिक? तुम हमें बहुत पसंद हो, इसलिए हम कल फिर तुमसे मिलना चाहते हैं। कल तुम आओगे ना? हाँ राजकुमारी जी, मैं कल अवश्य आऊँगा। सूरज डूब रहा है, चलिए मैं आपको नगर की सीमा तक पहुँचा दूँ। और फिर दोवारिक की छवि अपनी आंखों में बसाए राजकुमारी नगर की ओर चली गई। दोवारिक बहुत देर तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर दोनों प्रतिदिन एक दूसरे से मिलने लगे। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ गए। और एक दिन, दोवारिक, अब मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं तुमसे जल्दी विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन वाचिका, तुम्हारे पिता इसके लिए तुम्हें स्वीकृति कैसे देंगे? यदि पिताजी ने स्वीकृति नहीं दी तो मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वाचिका, क्या तुम ऐसा कर सकोगी? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ दोवारिक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और वाचिका महल की ओर लौट गई। और उस शाम लौटकर जब वाचिका ने सकुचाते हुए अपने पिता राजा भानु प्रताप से दोवारिक से विवाह करने की बात कही तो नहीं, यह विवाह कभी नहीं होगा। एक जंगली से विवाह? वाचिका, तुमने इस विवाह की कल्पना भी कैसे की? पिताजी, मैंने दोवारिक से विवाह का फैसला कर लिया है और अब किसी भी कीमत पर अपना फैसला नहीं बदल सकती। नहीं, यह कभी नहीं होगा।
और वाचिका पांव पटकती हुई गुस्से में वहां से चली गई। वाचिका के कक्ष से बाहर आते ही राजा भानु प्रताप ने महामंत्री द्रोणवीर को बुलाया। महामंत्री जी, कुछ दिनों पहले विराटनगर के राजा वीरेंद्रपाल ने वाचिका से विवाह के लिए अपने पुत्र धीरज राज का संदेश भेजा था। तुम आज ही जाकर उनसे कहो कि वह शीघ्र ही बारात ले आए। महामंत्री के बाहर जाते ही रानी रत्नावली बोली, महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? वाचिका को इसके लिए मना तो लेते, कहीं वह क्रोध में आकर कुछ कर बैठी तो? रत्नावली, अगर वह क्रोधी है तो हम भी उसके पिता हैं, उसे हमारी बात हर हालत में स्वीकार करनी पड़ेगी। और जब वाचिका को अपने पिता की इस बात का पता चला तो? पिताजी, विवाह मैं अपनी मर्जी से करूंगी। अगर आपने मेरा विवाह कहीं और करने की कोशिश की तो मैं यह महल छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। हम तुम्हें इस महल से नहीं निकलने देंगे और तुम्हारा विवाह भी हमारी मर्जी से होगा। नहीं नहीं, यह नहीं होगा। अभी राजकुमारी वाचिका उस कक्ष से बाहर की ओर कदम बढ़ाती कि तभी सैनिक, वाचिका को पकड़कर ले जाओ और इसे इसके शयन कक्ष में बंद कर दो। अब यह बाहर नहीं निकलेगी। तभी 3-4 सैनिक वाचिका की ओर बढ़े और वाचिका को उसके शयन कक्ष में ले जाकर बंद कर दिया। 2 दिन बाद ही विराटनगर के राजकुमार धीरज राज की बारात पुष्पक नगर में पहुंच रही थी। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। राजा भानु प्रताप ने बारात की आवभगत में कोई कमी नहीं उठा रखी थी। निश्चित समय पर वाचिका को दुल्हन के रूप में लगन मंडप की ओर लाया गया। ओह, सचमुच राजकुमारी बहुत सुंदर है। लेकिन अभी विवाह की कार्यवाही कुछ आगे चलती कि अपने गुप्तचर द्वारा वाचिका के विवाह का समाचार सुनकर द्वारिक ने अनेक जंगली कबीलों के लोगों के साथ पुष्पक नगर पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो, भागो, जंगलियों ने आक्रमण कर दिया, मार डालो मार डालो। सैनिकों, घेर लो इन सबको, टुकड़े टुकड़े कर दो इनके। पलक झपकते ही द्वारिक और जंगली लोगों ने लगन मंडप को युद्ध स्थल में परिवर्तित कर दिया था। आह, हाय! और उधर द्वारिक दुल्हन बनी वाचिका के पास पहुंच चुका था। वाचिका, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, जल्दी मेरे साथ चलो। द्वारिक। उसी समय बहुत से सैनिक द्वारिक पर टूट पड़े। मारो मारो, जीवित नहीं छोड़ो। लेकिन द्वारिक अपने साथियों की सहायता से उन्हें मारकर वाचिका को ले जाने में सफल रहा। आह! वाचिका द्वारिक के साथ चली गई तो राजा भानु प्रताप तिल मिलाकर रह गया। महारानी, आखिर वही हुआ जिसकी हमें आशंका थी। लेकिन हम घर पर आई बारात को ऐसे ही नहीं लौटने देंगे। हम विराटनगर के राजकुमार धीरज से वाचिका न सही, वाणिका का विवाह करेंगे। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। महामंत्री जी, राजकुमार धीरज से वाणिका के विवाह की तैयारी शुरू की जाए। जो आज्ञा महाराज। मैं पुरोहित जी से अभी तैयारियां प्रारंभ कराता हूँ। और अगले ही दिन राजकुमार धीरज का विवाह वाणिका से संपन्न हो गया। इस विवाह के अवसर पर राजा भानु प्रताप ने एक घोषणा की। मेरे देशवासियों, इस विवाह के साथ मैं राजकुमार धीरज को पुष्पक नगर का सारा राज्य देने की घोषणा करता हूँ। मेरे बाद राजकुमार धीरज राज सिंहासन पर बैठेगा। राजकुमार धीरज की जय हो। अभी राजा भानु प्रताप ने यह घोषणा की थी कि तभी वहां पर एक जंगली युवक आया। महाराज की जय हो। राजकुमारी के शुभ विवाह के लिए हमारी रानी वाचिका ने यह उपहार भेजा है। उपहार? दूर फेंक दो इस जंगल के कूड़े को और वाचिका से कह देना फिर कभी किसी जंगली को पुष्पक नगर की सीमा में भेजा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे लौटा दिया जाएगा। निराश होकर जंगली युवक लौट गया। उस जंगली युवक ने जब वापस लौटकर वाचिका को सारी कहानी सुनाई तो ओह, पिताजी ने मेरे उपहार का इतना अपमान किया है और सारा राज्य वाणिका को देने की घोषणा भी की है। मैं अपनी छोटी बहन के लिए सारा राज्य खुशी से छोड़ सकती थी, लेकिन अब अपने अपमान का बदला लेने के लिए मैं आधा राज्य लेकर रहूंगी। वाणिका, हम आधा राज्य लेकर क्या करेंगे? हमारे पास इतना बड़ा राज्य है। नहीं, मैं अपने अपमान के बदले आधा राज्य अवश्य लूंगी। द्वारिक, तुम आज ही पिताजी को आधा राज्य देने के लिए संदेश भेज दो। यदि उन्होंने इनकार किया तो मैं आक्रमण करके उनसे राज्य छीन लूंगी। अभी तक उन्होंने मेरा प्यार देखा है, अब वह मेरी दुश्मनी भी देखेंगे।
उसी दिन राजा भानु प्रताप को संदेश भेज दिया गया। उधर जब एक जंगली युवक ने भानु प्रताप को वाचिका का संदेश दिया तो आधा राज्य, सेनापति, इस जंगली के टुकड़े टुकड़े करके इसकी बस्ती में फेंक दो। वाचिका के लिए यही हमारा उत्तर है। और जब उधर वाचिका ने अपने संदेश के उत्तर में जंगली युवक की लाश के टुकड़े देखे तो नहीं, अब किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है। कल सुबह की पहली किरण फूटने के साथ हम पुष्पक नगर को लाल कर देंगे। ठीक है, मैं आज ही सभी कबीलों के सरदारों को बुलवाता हूँ। और फिर अगले दिन सूर्य निकलते निकलते दोवारिक ने पुष्पक नगर पर आक्रमण कर दिया। वाचिका के अप्रत्याशित आक्रमण से कुछ ही देर में बहुत से लोग मारे गए थे, लेकिन तभी राजा भानु प्रताप सेनापति और सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। सैनिकों, टूट पड़ो इन जंगली लोगों पर और इनके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं के खाने के लिए फेंक दो। एक भी जिंदा बचकर नहीं लौटना चाहिए। साथियों, आगे बढ़ो और मुंह तोड़ उत्तर दो। याद रखो, हमें अपने अपमान का बदला लेना है। और पलक झपकते ही दोवारिक रथ दौड़ाकर राजा भानु प्रताप पर टूट पड़ा, लेकिन राजा भानु प्रताप ने दोवारिक के रथ के घोड़ों को मार डाला। ओह, तूने मेरे घोड़े को मार डाला, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और दोवारिक अपने रथ से कूदकर भानु प्रताप पर झपटा। कुछ ही देर में दोवारिक ने राजा भानु प्रताप के सीने में तलवार घोंप दी। आह! राजा भानु प्रताप के मरते ही सैनिकों का साहस टूट गया और वे नगर की ओर भागने लगे। जाओ, भाग जाओ, लेकिन याद रखना, मैं आधा राज्य लेकर रहूंगी। मैं फिर आक्रमण करूंगी। राजा भानु प्रताप के अंतिम संस्कार के बाद राजकुमार धीरज ने सिंहासन संभाला। जब तक हम इन जंगलियों से महाराज की मृत्यु का बदला नहीं ले लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम जंगलियों का सर्वनाश कर देंगे। हम इन जंगलियों से बदला कैसे लेंगे, इसका निर्णय हम अपने राजगुरु से मिलकर करेंगे। कल सुबह हम राजगुरु से मिलने जाएंगे। अगले दिन सुबह धीरज और वाणिका राजगुरु से मिलने प्राचीन मंदिर में गए। राजगुरु, प्रणाम। प्रणाम राजगुरु, आयुष्मान भव। हम तुम्हारे मन की व्यथा जानते हैं पुत्री। तुम्हारे मन में जो प्रतिशोध की अग्नि जल रही है वह शीघ्र शांत होगी, लेकिन हमें उसके लिए महायज्ञ करना होगा। जो कुछ भी करना है राजगुरु, शीघ्र कीजिए। देर होने से शत्रु का साहस अधिक बढ़ रहा है। राजगुरु ने शीघ्र ही महायज्ञ का प्रारंभ किया। उस यज्ञ में बहुत से महर्षि और सन्यासियों ने भाग लिया। ओम स्वाहा, ओम अग्नि देवता स्वाहा। उस महायज्ञ की समाप्ति पर उन्हें अग्नि कुंड से एक अमृत फल प्राप्त हुआ। धीरज, इस अमृत फल के रस को जल में मिलाकर सैनिकों को पिलाने से उनमें अद्भुत शक्ति का संचार होगा। फिर उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। उधर राजगुरु द्वारा महायज्ञ किए जाने का समाचार सुनते ही दोवारिक ने भारी तैयारी के साथ पुष्पक नगर पर आक्रमण कर दिया। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि महायज्ञ से प्राप्त अमृत फल के रस को जल में मिलाकर सैनिकों को पिलाया जा चुका है। दोवारिक ने बहुत साहस के साथ युद्ध किया, लेकिन अमृत फल की अद्भुत शक्ति के कारण पुष्पक नगर के सैनिकों के सामने जंगली अधिक देर नहीं ठहर सके। पराजित होकर उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। भागो, मारो, आह! पराजित लौटकर दोवारिक ने धीरज से बदला लेने के लिए अपने लोगों से विचार विमर्श किया। अमृत फल का रस पीकर धीरज के सैनिक अद्भुत शक्ति पा चुके हैं। अब उन्हें पराजित करना बहुत मुश्किल हो गया है। दोवारिक, चिंता न करो वत्स। बहुत दिन हुए तुम्हारे पिता शंखारिक ने एक बार जंगल में शक्तिशाली वाणासुर के प्राण बचाए थे, तो उसने मुसीबत में हम लोगों की सहायता करने का वचन दिया था। लेकिन कुलगुरु पिताजी ने तो कभी मुझे शक्तिशाली वाणासुर के संबंध में कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पिता तुम्हें बताते भी तो कैसे? उस समय तुम बहुत छोटे थे, यही 4-5 वर्ष के। उस रात बहुत भयंकर आंधी तूफान आया था। अनेक घर गिर गए थे, हजारों वृक्ष जड़ से उखड़ गए थे। अगली सुबह तुम्हारे पिता जब अपने लोगों के साथ जंगल में उस आंधी तूफान के प्रभाव को देखने गए तो एक तीव्र कराहट सुनकर चौंक पड़े। अरे, उन वृक्षों के नीचे कौन पड़ा है? आह सरदार, वह तो बाणासुर है। उसमें तो बड़े बड़े वृक्षों को उठाकर फेंक देने की शक्ति है। फिर पता नहीं वह इन वृक्षों के नीचे कैसे दब गया।
जब लोग उन वृक्षों के पास पहुंचे तो आह, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। वाणासुर, तुम तो इतने शक्तिशाली हो, फिर तुम इन वृक्षों के नीचे कैसे दब गए? पहले मुझे इन वृक्षों के नीचे से निकालो। आह, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। आह। सब लोगों ने मिलकर वाणासुर को उन वृक्षों के नीचे से निकाला। मुझे इन पेड़ों के नीचे महर्षि औत्सुक्य ने दबाया है। उनके शाप से मैं इन वृक्षों को उठा नहीं सका। वाणासुर, महर्षि औत्सुक्य ने तुम्हें शाप क्यों दिया था? शंखारिक, उस दिन मुझे बहुत भूख लगी थी। कोई जंगली जानवर मुझे खाने के लिए नहीं मिला था। मैं घूमते हुए उस दिन महर्षि औत्सुक्य के आश्रम की ओर निकल गया था। मैंने उनके आश्रम में लगे हुए वृक्षों से कुछ फल तोड़कर खाए ही थे कि ओ दुष्ट, तूने मेरे आश्रम के वृक्षों से फल तोड़कर क्यों खाए? जानता नहीं, यह फल तुझ जैसे दुष्टों के लिए नहीं है। मैं हर काम अपनी मर्जी से करता हूँ। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मैं चाहूँ तो इन सारे वृक्षों को अभी तहस नहस कर दूं। और फिर मैंने पल भर की देर किए बिना आश्रम के वृक्षों को तोड़ना शुरू कर दिया। आह! ओ दुष्ट, जिन वृक्षों को तू उखाड़कर नष्ट कर रहा है, एक दिन तू इन्हीं वृक्षों के नीचे दबकर भूखा प्यासा मर जाएगा। यदि ऐसे तेरी मृत्यु नहीं हुई तो मेरी अस्थियों से बने शस्त्र से तेरी मृत्यु होगी। इतना कहकर महर्षि पलटकर अपनी गुफा में चले गए। वृक्ष को एक और फेंककर ओह, महर्षि अपनी गुफा में घुस गया, लेकिन मैं भी आज इसे मारकर ही जाऊंगा। और यह सोचकर मैंने एक विशाल पत्थर उस गुफा के दरवाजे पर रख दिया। हा हा हा, महर्षि, अब तो इस गुफा में भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मरेगा। हा हा हा। और कल रात जब मैं इस जंगल से गुजर रहा था, आंधी तूफान में कई वृक्ष मेरे ऊपर गिर पड़े और मैं उनके नीचे दब गया। महर्षि के शाप के कारण मैं इन वृक्षों को स्वयं नहीं उठा सका। मुखिया शंखरिक, तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं। तुम पर या तुम्हारे लोगों पर कभी कोई संकट आया तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तुम्हारे पिता को यह वचन देकर वाणासुर चला गया। दोबारिक, अगर तुम वाणासुर के पास जाकर उससे सहायता करने के लिए कहो तो वह अवश्य तुम्हारी सहायता करेगा। वाणासुर को कोई सैनिक पराजित नहीं कर सकेगा। ठीक है कुलगुरु, हम आज ही वाणासुर के पास जाकर सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। दोबारिक ने वाणासुर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।